अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 4 के अंदर मेटल्स की खसूसियात को पढ़ने जा रहे हैं। ये मेटल्स की खसूसियात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये बोर्ड के लिए एक बहुत अहम और ज़रूरी तफसीली सवाल के तौर पे आता है कि मेटल्स की खसूसियात को बयान करें। ना सिर्फ ये याद रखना ज़रूरी है बल्कि ये अहम भी है क्योंकि हमारा अक्सर व बेशतर मेटल से वास्ता पड़ता है, तो हमें उसकी खसूसियात का पता होना चाहिए। चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू है मेटल्स की खसूसियात। मेटल्स क्या होती हैं? मेटल्स असल में मेटल एटम से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें मेटल्स के एटम पॉजिटिव आयंस की सूरत में होते हैं और फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का जमघट्टा पूल बहुत सारी मिकदार उसमें मौजूद होती है। जब मैंने आपको मेटल्स का लेक्चर पढ़ाया था और उस मौजू में हमने जायज़ा लिया था तो हमें वहाँ पे अंदाज़ा हुआ कि मेटल का जो बॉन्ड होता है एटम्स के दरमियान वो एक मुख्तलिफ नौइयत का होता है। उसकी जो नौइयत है वो मुख्तलिफ है आयनिक बॉन्ड से और कोऑर्डिनेट कोवलेंट या कोवलेंट बॉन्ड से। फिर ऐसी क्या बात थी, हमारे जहन में एक सवाल उठता था कि मेटल्स की खसूसियात मुख्तलिफ होने की कोई ना कोई तो वजह होगी। मेटल की खसूसियात जो होती हैं वो आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं। मसलन आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स अगर पानी में हल ना किए जाएं, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, तो वो करंट नहीं गुजार सकते। लेकिन अगर मैं आयनिक कंपाउंड और पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बजाय मेटल की बात करूं तो उसमें से करंट गुजारने के लिए आपको पानी में हल करना नहीं ज़रूरी। तो आखिर कोई तो वजह होगी ना जिसकी वजह से इनकी खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं बाकियों से। उसकी वजह मेटेलिक बॉन्ड था। आज हम उन खसूसियात को पढ़ने जा रहे हैं। हमारा आज का मौजू है मेटल्स की खसूसियात। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहाँ पे हम इंग्लिश भी लिख लेते हैं ताकि प्रॉपर्टीज का जो लफ्ज़ है वो आपके जहन में बैठ जाए। पहली खसूसियत, मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स मेटेलिक लस्टर। इंग्लिश में ये असल में ना इंग्लिश का वर्ड है मेटेलिक लस्टर। इसका लस्टर यानी कि ये इसका मतलब होता है चमक। तो मेटेलिक लस्टर रखने का मतलब होता है रखती है। इसका मतलब होता है कि जो मेटल्स होती है ना उनकी चमक होती है। यकीनन आपने देखी होगी, आपने अगर लोहे की कुर्सी बगैर रंग किए देखी हो तो उस पर एक ख़ास किस्म की चमक होती है। आपने मोटरसाइकिल के कुछ हिस्से देखे होंगे जिसमें चमक होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम घर में या घर बनाते हुए कुछ पाइप्स इस्तेमाल करते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं और वो चमक रहे होते हैं। अगर आप उनको साफ़ करेंगे या उनके ऊपर रगड़ेंगे किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए तो उसके नीचे से जो सतह निकलेगी वो चमकदार होगी। अगर आप नमक को रख दें तो वो चमकेगा नहीं, लेकिन अगर आप साफ मेटल को, ताज़ा साफ की गई मेटल के हिस्से को, टुकड़े को रख देंगे तो वो चमकता हुआ नजर आएगा। ये असल में मेटल की चमक या मेटेलिक लस्टर है जो उसकी खासियत है। ये हर मेटल पे होता है। सोना बेहतरीन चमकता है, कॉपर बेहतरीन चमकता है,
और सिल्वर तो सब जानते हैं कि चमकने वाली मेटल है। दूसरा, इनके यानी कि मेटेलिक कंपाउंड्स के या मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर इतने ज्यादा होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मेटल्स के दरमियान बॉन्ड का मजबूत होना है। मेटल्स के दरमियान बॉन्ड मजबूत होगा तो उसे तोड़ना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट, नुक्ता, तीसरा नुक्ता, मेटल्स मैलिएबल, इसको इस तरह लिखते हैं, मैलिएबल, और डक्टाइल होती हैं। इसको इंग्लिश में यूं लिखते हैं। अब ये मैं ना इंग्लिश में वर्ड ही लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। मैलिएबल, देखें और इसको समझे। ये है लोहे का टुकड़ा, इसे मैं कूटता हूं, इस पे मैं जोर जोर से हथौड़ी मारता हूं, तो ये कूट कूट कर एक शीट की शक्ल इख्तियार कर लेगा। यानी कि कूट कूट कर शीट की शक्ल इख्तियार करना मैलिएबिलिटी कहलाता है या मैलिएबल होना कहलाता है। ये कोई भी मेटल मैलिएबल होगी अगर उसे कूट कूट कर शीट की सूरत में आप ले जा सकते हैं। दूसरा है डक्टाइल, डक्टाइल, देखें ये लोहे का या सोने का टुकड़ा, इसको इस तरफ से खींचे, इस तरफ से खींचे तो ये तार की सूरत में चला जाएगा खिंचाव से। तो अगर किसी मेटल को खींचकर आप तार की सूरत में ले जाएं तो वो डक्टिलिटी कहलाती है या वो मेटल डक्टाइल कहलाती है। तो मैं कहूंगा कि खींच कर मेटल को तार की सूरत में ले जाना डक्टिलिटी, इंग्लिश में लिखेंगे डक्टिलिटी कहलाती है। और वो मेटल डक्टाइल होती है। अब एक बात समझे, ये आपके सामने दो तस्वीरें हैं। इसमें मेटल के एक टुकड़ा को मैंने कूट कर शीट की सूरत में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। अब वो आपके सामने शीट नजर आ रही है। नीचे आपने देखा है उसी मेटल के टुकड़े को मैंने खींच कर तार की सूरत में बदल दिया। जरूरी नहीं कि हर मेटल अच्छी डक्टाइल और अच्छी मैलिएबल हो, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ नहीं इतनी अच्छी होती। मतलब सोडियम मेटल में जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो
कोई ख़ास नहीं होती, लेकिन सोने में जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है या लोहे में बेहतरीन होती है, बहुत उम्दा होती है। अब सोने की तो आप इतनी लंबी तार और इतनी बारीक तार बना सकते हैं कि हमारे पास उसकी इतनी बारीक शीट भी बन सकती है कि हम उसे कुछ अपने साइंसी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सोना एक बहुत ही अच्छा मैलिएबल और डक्टाइल मेटल है। तो आपसे इसकी अगर मिसाल पूछी जाए कि आपके पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे मेटल्स जो डक्टाइल भी हों, मैलिएबल भी हों, उनमें कौन सी है जो हम रोजाना के इस्तेमाल में देखते हैं, तो वो है सोना। कॉपर भी है, वैसे सिल्वर भी है। फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 और ये चौथा, मेटल्स में से इलेक्ट्रिक करंट और हरारत गुजर सकती है या मेटल्स करंट और हीट जिसे हम हरारत कहते हैं, हीट एनर्जी का कंडक्टर होती हैं। हीट का कंडक्टर होती हैं, हीट का, एनर्जी का। यहां पे एक सवाल पैदा होता है, ये क्यों होती हैं? मीन्स मतलब आयनिक कंपाउंड्स ठोस हालत में करंट नहीं गुजारते, इनको पास ऐसी कौन सी खुसूसियत है जिसकी वजह से ये अपने अंदर से करंट गुजार सकती हैं? असल में अगर आप मेटल्स का स्ट्रक्चर देखें जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इस मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये अपनी जगह पे खड़े नहीं रहते, ये घूम फिर रहे होते हैं। आसान लफ्ज़ों में फ्री होते हैं, मोबाइल होते हैं, यानी कि आज़ाद होते हैं और नकलो हरकत कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे आज़ाद हूँ और मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको पकड़ लूँ या इधर हाथ रख लूँ और मैं इसे यहाँ से इस तरह चिपक जाऊँ तो अब मैं उधर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ चुका हूँ। मेरी नकलो हरकत या आज़ादाना एक जगह से दूसरी जगह जाना मुझे फ्री या मोबाइल बना देता है। अब फ्री या मोबाइल होने की सूरत में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जब करंट गुजारा जाता है तो ये फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये करंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना करंट कहलाता है। कब करंट गुजरेगा? जब बैटरी लगाएंगे आप, किसके साथ? लोहे के, सोने के, सोडियम के टुकड़े के साथ। हरारत भी यही वजह है कि हीट भी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो सकती है मेटल्स के अंदर। तो ये बातें आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि मेटल की ये खसूसियात जो हैं उसे मुमताज करती हैं बाकी कंपाउंड से। अब आखिरी खसूसियत, और ये बहुत ज़रूरी है समझना, मेरी कोशिश तो थी कि मैं उसे लिखूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपको डायग्राम की सूरत में, शक्ल की सूरत में दिखाकर ज़्यादा वाज़े होगी। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, उसके एटम का जो साइज है वो छोटा है। ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है और उसके एटम का साइज भी छोटा है। मैंने एक कोई सी नॉन मेटल ले ली, मैं एक मेटल लेता हूं, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस नहीं बना रहा, सिंपल एक दायरा बना रहा हूं, सादा एक दायरा बना रहा हूं। यह है कॉपर। कॉपर नॉन मेटल्स के मुकाबले में या मेटल्स नॉन मेटल्स के मुकाबले में बड़े एटम्स होते हैं। ये बड़े होते हैं एटम्स। ये एटम बड़े होंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे।
मसलन अगर मैं इसमें बहुत सारे शेल बना दूं और दरमियान में न्यूक्लियस बना दूं, तो इस आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस से काफी फासले पे होंगे। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, कशिश उधर तक बहुत कम न होने के बराबर पहुंचती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकते हैं, लिहाजा बड़े साइज होने की वजह से इनको कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो यहां हम ये पॉइंट लिखते हैं, ये पॉइंट नुकत 5वां है। मेटल के एटम्स बड़े साइज के होते हैं और इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ इतना जोर से खींचता नहीं है। लिहाजा आयोनाइजेशन एनर्जी में से IE से लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है, मैं इसे समझाने के लिए IE से लिख रहा हूं। आयोनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए होती है उसको निकालने के लिए। अब देखें, एक चीज मेरे से काफी दूर है तो उस पर मेरा जोर नहीं चलेगा। जब उस पर मेरा जोर नहीं चलेगा तो वो मेरे काबू में नहीं होगी, उसको आसानी से कोई ले जा सकता है। लेकिन एक चीज अगर मेरे करीब है तो उसे मैं पकड़ के रखूंगा, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लिहाजा उसको निकालना या अपने से दूर करना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अगर आप मेटल के भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे जो न्यूक्लियस के करीब है तो मुश्किल काम है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। यही वजह है कि उसे आयोनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन या एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है, कम उसकी जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। लिहाजा मेटल्स इलेक्ट्रॉन निकाल कर कैटाइन बनाना पसंद करती है। मेटल कैटाइन बनाती हैं आसानी से। मेटल्स कैटाइन बनाती हैं आसानी से। मुझे उम्मीद है मेटल्स के बारे में आप समझ चुके होंगे और उनकी खसूसियात को आसानी से याद कर लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।